स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने पिछले दिनों एक बयान दिया जिससे पूरे देश में एक बहस चल निकली कि इंसान को कितने घंटे काम करना चाहिए। ये बहस तब शुरू हुई जब मूर्ति ने सुझाव दिया कि युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। नारायण मूर्ति ने कठिन परिश्रम करने के मामले में यूरोपियन देशों के अलावा जापान का भी जिक्र किया था, लेकिन ज़्यादातर यूरोपियन देशों में हफ्ते में 40 घंटे काम करने का ही रिवाज है। न केवल रिवाज है बल्कि वहाँ कानून भी यही है। हफ्ते में 5 दिन वहाँ आमतौर पर लोग 8 घंटे काम करते हैं और फिर 2 दिन छुट्टी। भारत में भी ज़्यादातर काम के इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। हालांकि भारत में यदि वर्किंग आवर्स के इतिहास की बात करें तो इस मामले में पहला कानून इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1891 आया, जिसमें वर्किंग एज और बच्चों की कार्यदशाओं के बारे में जिक्र था। 1911 में इसमें जब संशोधन हुआ तो वर्किंग आवर्स को घटाकर 12 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया और हफ्ते में एक छुट्टी की बात कही गई। फिर आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक किसी वयस्क के लिए पूरे सप्ताह में काम करने के घंटों को कम करके 60 घंटे प्रति सप्ताह कर दिया गया। न्यू लेबर कोड्स ने भारत में वर्किंग आवर्स में कुछ और बदलाव किए। सप्ताह में काम के अधिकतम घंटे 48 घंटे और हर रोज इसे 12 घंटों तक सीमित कर दिया गया। न्यू कोड फैक्ट्री में ओवर टाइम आवर्स को 50 घंटों से बढ़ाकर 125 घंटे कर दिया गया। इस ओवर टाइम पॉलिसी में एम्प्लॉयर्स को इस बात की सुविधा दी गई कि ज़रूरत पड़ने पर वे वर्कर्स से वीकेंड में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग से पे करना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि भारत की परिस्थितियां विकसित देशों से अलग हैं, इसलिए इसे देखते हुए ये ज़रूरी है कि वो शॉर्ट वर्किंग आवर्स की जगह लॉन्ग वर्किंग आवर्स का वीक अपनाएं। इन लोगों का ये भी कहना है कि हमें भारत को 2047 तक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है। चूँकि भारत की सबसे बड़ी पूंजी इसके युवा ही है और इसके लिए ज़रूरी है कि ये पीढ़ी आलस्य की जगह काम को तवज्जो दे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये वर्किंग आवर्स सिर्फ कंपनी तक सीमित न रहे, इसमें 40 घंटे कंपनी के लिए हों और 30 घंटे वर्कर्स खुद के लिए रखें। ज़्यादा घंटे काम करने का मतलब है कि अपनी स्किल्स को पॉलिश करना और नए अनुभवों से वाकिफ़ होना। इस तरह अंत में इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस ओवर टाइम से आपकी स्किल और इससे कंपनी को कितना सहयोग मिल रहा है। इसके साथ ही ज़्यादा घंटे काम करने से आपका अनुभव बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हो सकता है। कंपनियां उन एम्प्लॉयज़ का सम्मान करती हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं, वही डिलीवर करते हैं जिसे उनके क्लाइंट की तलाश होती है। इसे देखते हुए ज़्यादा काम करने की आदत ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की वैल्यू बढ़ाती है, जिससे उसकी पोजीशन सुरक्षित रहती है और परफॉर्मेंस में सुधार आता है। इस मामले में कुछ लोगों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि महिलाओं का सभी काम यानी घर और ऑफिस दोनों जगह का यदि जोड़ लिया जाए तो वो तो 70 घंटे से कहीं ज़्यादा काम करती हैं। बहरहाल बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स का विरोध करते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है सैलरी को लेकर। आलोचकों का तर्क है कि शुरुआती सैलरी बहुत कम होती है, खासकर टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए। ऑफिस में ज़्यादा समय बिताने से न तो सामाजिक जीवन के लिए समय मिल पाता है और न ही परिवार के लिए। न तो एक्सरसाइज के लिए आदमी समय निकाल पाता है और न किसी रिक्रिएशन के लिए। कंपनियों को भी अपने एम्प्लॉय से ऑफिस के बाद ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो ईमेल और कॉल्स का जवाब दे पाएंगे। बिना किसी ब्रेक के काम करने से तमाम मेंटल और फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पैदा हो जाते हैं। वर्किंग आवर्स से जुड़ी लॉस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ की एक ग्लोबल एनालिसिस में WHO और ILO ने अनुमान लगाया है कि 2016 में 3,98,000 लोगों की मौत स्ट्रोक से हुई, जबकि 3,47,000 लोगों की मौत हार्ट डिजीज़ेस की वजह से हुई। और ये सभी मौतें एक सप्ताह में 55 घंटे से ज़्यादा काम करने से हुई थी। यही नहीं, 2000 से 2016 के बीच हार्ट डिजीज़ेस से मरने वालों की संख्या में 42% और स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या में 19% का इजाफा हुआ है। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि जो कंपनियां वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज़ ठीक से इम्प्लीमेंट करती हैं, वे कंपनियां एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा फ़ायदा ले पाती हैं। रिक्रूटमेंट में लाभ होता है, अनुपस्थिति रेट कम होता है और प्रोडक्टिविटी रेट ज़्यादा होती है। यदि हम वैश्विक स्थिति को देखें तो एक ओर जहां भारत में काम के घंटे बढ़ाए जाने पर हम डिबेट कर रहे हैं,
वहीं कुछ देशों में सिर्फ 4 डे वीक का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने की नीति बनाने की तैयारी हो रही है। मसलन 2022 में बेल्जियम ने अपने कामगारों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम करने का अधिकार दिया है और इसके लिए उनके वेतन में भी कटौती नहीं की जाती है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में तमाम कंपनियों ने ट्रायल के तौर पर 4 डे वीक शुरू किया है। ये प्रयोग करने वाली 61 कंपनियों में से 56 कंपनियों का कहना है कि वो 4 डे वीक के नियम को आगे भी कंटिन्यू करेंगी। यूके में ही इस स्कीम का परिणाम बताने वाली एक रिपोर्ट में पाया गया कि 4 डे वीक के कई फायदे सामने आए हैं, खासतौर पर एम्प्लॉयज़ के व्यवहार में। ये डिबेट ऐसे समय में हो रही है जब कोरोना महामारी ने लोगों को अपने काम के साथ रिलेशनशिप को री-इवैल्यूएट किया है। तमाम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम से काम करते समय वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे हैं, जबकि कुछ इसे हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करार देते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं है। सही मायनों में इसका मतलब उससे है जो आप काम करते हैं। इसका मतलब अपस्किलिंग से है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट से है और काम के बदले सही वेतन से है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।